नमस्कार, एक बार फिर लखनऊ नमा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरा नाम श्वेता जायसवाल है। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट पेपर की थर्ड यूनिट पूरी डिस्कस की थी। अगर आपने पहले के लेक्चर्स अब तक नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर ज़रूर देख लें। आज हम इस वीडियो में पेपर 1 की चौथी यूनिट पूरी कवर करेंगे। इकाई 4 आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल, काल सीमा, नामकरण, रीतिकालीन काव्य धाराएं, रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्तियां, रीति सिद्धि कवि, रीति मुक्त कवि काव्य और प्रवृत्तियां, रीतिकाल के प्रवर्तक कवि, रीतिकाल के प्रतिनिधि रचनाकार एवं उनकी प्रमुख कृतियां। इकाई 4 रीतिकाल। काल की काल सीमा है संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। रीति शब्द का अर्थ है काव्य शास्त्रीय परंपरा। रीति शब्द का अर्थ है काव्य शास्त्रीय परंपरा। इस काल के कवि रीति ग्रंथ, रस, अलंकार, विवेचना संबंधी ग्रंथ लिखा करते थे। यदि इन्होंने अलंकार से श्रृंगार संबंधी कुछ छंद लिखे तो वे श्रृंगार रस के उदाहरण स्वरूप दिखाई देते हैं। इन सब विशेषताओं के कारण आचार्य शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा। ठीक है, अब रीति क्या है? एक विशिष्ट प्रकार की पद रचना ही रीति कहलाती है। रीति शब्द का अर्थ है काव्यशास्त्रीय परंपरा। अब काव्यशास्त्रीय परंपरा क्या है? रस, अलंकार, विवेचना संबंधी जो ग्रंथ हैं वो रीति के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आते हैं रीतिकाल का नामकरण। अब रीतिकाल का जो नामकरण है इस पर बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारे आचार्यों के रचनाकारों के मतभेद इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसको रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। कलाकाल नाम दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। श्रृंगार काल नाम दिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। अलंकृत काल नाम दिया मिश्र बंधु ने। अंधकार काल नाम दिया त्रिलोचन जी ने। रीति काव्य नाम दिया सर जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। ओके, पर इसमें जो रीतिकाल जो नाम है ये सर्वसम्मत से रखा गया है। सबसे ज़्यादा स्वीकार रीतिकाल नाम ही किया गया है। फिर आ जाते हैं रीतिकाल के 3 वर्ग। रीतिकाल के 3 वर्ग। अब रीतिकाल के 3 वर्ग या रीतिकाल की 3 धाराएं भी कही जा सकती हैं। अब रीतिकाल की 3 धाराएं कौन कौन सी हैं? पहली है रीतिबद्ध, दूसरी है रीति सिद्ध और तीसरी है रीति मुक्त। अब ये रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं? रीतिबद्ध काव्य रीतिबद्ध काव्य परंपरा के कवि आचार्य और कवि काव्यशास्त्रीय लक्षण ग्रंथ लिखते थे। जो कवि और आचार्य दोनों का कार्य साथ साथ किया करते थे। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कौन कौन से हैं रीतिबद्ध कवि, कौन कौन से हैं? केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण, मतीराम, देव, पद्माकर, जसवंत सिंह, कुलपति, सुखदेव मिश्र, दूल्हा, बेनी प्रवीण, रसलीन, ग्वाल, मंडन इत्यादि। ठीक है, रीतिबद्ध काव्य में केशवदास जी ने लिखा है कि जतपि सुजात सुलक्षणी, सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित। ये जो इनकी लाइन है काव्यशास्त्रीय लक्षण ग्रंथों से बंधी हुई है। नेक्स्ट है हमारा रीति सिद्ध कवि। अब रीति सिद्ध कवि कौन से हैं? रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि काव्यशास्त्रीय लक्षण ग्रंथ का थोड़ा बहुत प्रभाव रीति सिद्ध कवियों में देखने को मिलता है। यहाँ पर लक्षणा व्यंजना ज़्यादा नज़र नहीं आती, ज़्यादातर बातें अभिधा में कही गई हैं। इसके उदाहरण में कौन कौन से कवि हैं? बिहारी लाल जी हैं, सेनापति, रसनिधि, पचनेस, नेवाज इत्यादि। बिहारी लाल जी ने के दोहों को कहा गया है कि सत सैये के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वहीं बिहारी जी का एक और दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जय तन की झाई पड़े श्याम हरिद्रुत होए। यहाँ पर अभिधा में अपनी बात कही गई है। तीसरा है रीति मुक्त कवि। अब रीति मुक्त कवि कौन है? रीति मुक्त कवि काव्यशास्त्रीय लक्षण ग्रंथों या रीति के बंधन से मुक्त रचना करते हैं। मतलब ये जो है स्वतंत्र धरातल पर अपनी रचनाएं करते हैं। इनके ऊपर काव्यशास्त्रीय लक्षण ग्रंथों का कोई प्रभाव नहीं है, स्वतंत्र धरातल पर अपनी कविताएं करते हैं। इसमें कौन कौन से कवि आ जाते हैं? पहले हैं घनानंद, रसकांत, ठाकुर, बोधा, आलम, द्विजदेव इत्यादि। ठीक है, घनानंद जी का एक दोहा है, लोग तो लागे हैं कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। फिर आ जाते हैं रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ। अब रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं? पहली है
रीति अथवा लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। रीतिकाल के जो ग्रंथ हैं इसमें लक्षण ग्रंथों की प्रधानता है। श्रृंगार भावना की प्रधानता, इसमें श्रृंगार रचनाएं भी की गई, श्रृंगारिक जिसमें वियोग और संयोग दोनों आ जाते हैं। फिर है नारी के प्रति विलासी दृष्टिकोण, नारी के प्रति विलासी दृष्टिकोण इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। प्रकृति का उद्दीपन के रूप में चित्रण, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। नीति तथा उपदेश के निरूपण, यहाँ पे नीति और उपदेश निरूपण के भी रचनाएं देखने को मिलती है। जैसे बिहारी लाल जी ने कहा है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए पौराए। अलंकारों की प्रधानता देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत सुंदर समन्वय, भाई जतप सुजात सुलक्षणी, सुबरन सुरस सुव्रत, भूषण बिन न विराजिए, कविता बनिता मित्र। यहाँ पे अलंकारों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है केशवदास जी द्वारा। फिर है मुक्तक काव्यों की रचना, इसमें ज़्यादातर मुक्तक काव्यों की रचना की गई है। राष्ट्रीयता, राजाओं के लिए भी रचनाएं की गई हैं, राजाओं की बड़ाई करते हुए। नवा है विदेशी शब्दों का प्रयोग। 10वां है भक्ति, नीति एवं वीर काव्य की रचनाएं की गई हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी किए गए हैं इसमें। कवित्त, सवैया, चौपाई, दोहा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर हम आते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। रीतिकाल के प्रमुख कवि में आते हैं सबसे पहले केशवदास जी। इन्होंने लिखा है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक वर्णन, छंदमाला, रामचंद्रिका। दूसरे हैं चिंतामणि त्रिपाठी। इन्होंने लिखा है कवि कुल कल्प तरु, पिंगल। सेनापति जी ने लिखा है काव्य कल्प द्रुम। नेक्स्ट हैं मतीराम। इन्होंने लिखा है ललित ललाम, मतीराम सतसई और रसराज। फिर हैं भूषण जी। इन्होंने लिखा है शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक। फिर आ जाते हैं आचार्य देव। इन्होंने लिखा है शब्द रसायन, भाव विलास। बिहारी जी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। घनानंद जी ने लिखा है सुजान सागर, सुजान रागमाला, प्रेम सरोवर इत्यादि। बोधा जी ने लिखा है विरह वारिश, इश्कनामा। भिखारी दास जी ने लिखा है रस सारांश, काव्य निर्णय। धन्यवाद।